तो वो यहाँ पे आप जो है अपनी प्राइसिंग लिख लेते हैं, ठीक है, न्यू के अंदर। इसके अलावा एफपीए और एफपीएम ये आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, आप नीचे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया आपका कैटेगरी वाइज आ गया, ठीक है, शुरू के अंदर, क्योंकि कुछ अकाउंट्स के ऊपर जैसे ग्रोसरी वगैरह अनगेटेड होती है, तो आप यहाँ से हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये जो कैटेगरी आपकी अनगेटेड है उसमें आप चले जाते हैं, यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम हेल्थ एंड हाउस होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यू ऑफर काउंट आ जाता है, ये हम मिनिमम मतलब 3 रखते हैं कि कम से कम 3 to 4 सेलर्स उस पर बैठे हों, ताकि जो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं या जो ब्रांड्स हैं जो आईपी कंप्लेंट्स करते हैं वो फिल्टर आउट मोस्टली हो जाते हैं उसमें से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ 4 कर दें मैक्सिमम, आप बेशक इसको एम्प्टी छोड़ दें। और यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी चाहिए, अमेजोन चाहिए, जो भी है यहाँ पे ऑल कर दें। ये नीचे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड होता है, जिसमें आप सप्रेस और बाय बॉक्स की लिस्टिंग्स निकाल लेते हैं। अगर इसको हम यस कर देंगे तो हमसे वो लिस्टिंग्स शो होंगी जिसपे बाय बॉक्स सप्रेस होगा। अगर हम इसको ऑल या नो कर देते हैं तो वो होंगी जो सप्रेस भी होंगे, वो बाय बॉक्स वाली भी लिस्टिंग्स, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स हम नहीं सेल करते, फिजिकली होती हैं। वेरिएशंस के अंदर आप नो वेरिएशन, जो भी वेरिएशन जो प्रोडक्ट की बनी होती है, आपको वेरिएशन वाली चाहिए नहीं चाहिए, वो उससे आप यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। मोस्टली जो वेरिएशंस नो वेरिएशंस पे ही शुरू में जाएं, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि वो जो सेल्स आ रही होती हैं या जो उसके रिव्यूज होते हैं वो एक आइटम के होते हैं। अगर वेरिएशन होंगी, फॉर एग्जाम्पल साइजेस हैं स्मॉल मीडियम लार्ज, तो वो जो भी उसके रिव्यूज हैं वो सबके मिला के शो कर रहा होता है, ठीक है। और वो सेल डिवाइड हो रही होती है, तो वो उस हिसाब से सेल नहीं आती जो एक सिंगल प्रोडक्ट पे आती है वेरिएशंस पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस कस्टमर ने आना है वो आगे वेरिएशंस देके उसकी स्प्लिट हो जाती है सेल्स। तो शुरू के अंदर आप सेल्स लेने के लिए नो वेरिएशन करते हैं, उसके बाद आप बेसिक वेरिएशंस वाली भी आइटम्स लगा दें, ठीक है। उसके अलावा ऐसे हमारा कोई इसमें नहीं होता कि हम उसको यूज करें। तो फाइंड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसकी आइटम्स ओपन कर लेंगे। हम जैसे इस पे ये ह्यूमन के नाम से ब्रांड है और ये ब्रांड खुद भी बेच रहे हैं, तो ये हम ऑफ कोर्स, ये अगर पीएल है या ये ब्रांड खुद बैठा हुआ है तो वो हम सेल नहीं करते आईपी कंप्लेन की वजह से, ठीक है। इसमें एक एक्सटेंशन होती है स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन, इसका आइडिया है आपको? नहीं। आईपी अलर्ट भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, आईपी अलर्ट भी कर सकते हैं, या क्रोम में ऐड कर लेते हैं। इसका सिर्फ फायदा ये होता है कि जो ब्रांड्स आईपी कंप्लेंट्स करता है तो ये बता देता है कि ये ब्रांड आईपी कंप्लेन करता है, ये नहीं करता। नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं है ये, लेकिन ये आपको समहाउ आइडिया दे देता है। इसमें जैसे अब ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी क्योंकि सारे एफबीए करके ही मोस्टली बैठे हैं, तो ये प्रोडक्ट भी हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि इस पे सारे एफबीए वाले ही सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ वो प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे जिसपे एफबीए ना हो रहा हो, या वहां से आप फिल्टर से निकाल लें उसको, कि यहाँ से आप कर लें उसको। यहाँ से आप स्कैन अनलिमिटेड यूज करेंगे तो अभी क्योंकि साइन इन करने वाला है, तो यहाँ पे आपको इसका एरो शो हो जाता है ब्रांड नेम के आगे, ठीक है, स्कैन अनलिमिटेड का। अगर वो वहाँ पे एक एरर निशान दे रहा है तो दैट्स मीन कि ये ब्रांड आईपी कंप्लेन करता है। अगर वहाँ पे ग्रीन में आ रहा है तो दैट्स मीन कि वो आईपी कंप्लेन नहीं करता ब्रांड, ठीक है। तो इस थ्रू जो है आप
हंटिंग कर लेते हैं। अगर आप यूएसए की कर रहे हैं तो आप उसको कॉपी करके उस आइटम्स को अपना गूगल पे सर्च करेंगे तो वो ठीक है। आप उन आइटम्स को जहाँ से भी जो भी आप सप्लायर है, जैसे वॉलमार्ट वगैरह है, ये रिकमेंडेड नहीं है, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, इसके अलावा जो है जहाँ से आपको मिलता है आप उसका फिर सोर्सिंग उसकी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कीपा के थ्रू। अच्छा, इसमें दूसरा था ब्रांड अप्रूवल का। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल के साथ जो शुरू में लिस्टिंग्स करनी है, उसका सिनेरियो ये होता है कि आप उसका ASIN कॉपी करते हैं, अपने अमेजोन अकाउंट में जाते हैं, ऐड अ प्रोडक्ट पे जाते हैं, और उसको आप चेक कर लेते हैं कि वो अप्लाई टू सेल है या नहीं। जैसे ये ओपन प्रोडक्ट है तो ये मैं सेल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट न्यू होगा। तो आपके जो अकाउंट न्यू होंगे उस पर आप अप्लाई टू सेल के थ्रू जो है शुरू में 9 लिस्टिंग्स करेंगे जिस पे अप्लाई टू सेल आएगा अकाउंट के ऊपर। ठीक है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे इस पे नहीं आ रहा, हम कोई और प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं जिस पे आ जाए। इसी के से अप्लाई टू सेल आएगा जिन आइटम से, वो हम आइटम सेल करेंगे। अप्लाई टू सेल पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप उसको चेक कर लेते हैं कि उसकी अप्रूवल मिलती है आपको नहीं मिलती। अगर आपको उसकी अप्रूवल मिल जाती है तो वो आप सेल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का ये ध्यान रखना होता है कि शुरू के अंदर आप जाएं ब्रांड हंटिंग के ऊपर, जो आपको ब्रांड हंटिंग का तरीका बताया। ठीक है, ब्रांड हंटिंग का ये फायदा होता है कि अब जैसे अगर मैं ये ब्रांड मुझे किसी जगह से सस्ता मिल रहा है ये प्रोडक्ट, तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि शुरू के जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर मैं सिर्फ नेचर क्राफ्ट की ही आइटम्स लिस्ट करूँ। क्योंकि जब आप मल्टीपल ब्रांड्स, मतलब अगर आपकी 9 लिस्टिंग्स आप फर्स्ट मंथ में कर रहे हो और 9 की 9 लिस्टिंग्स आपकी डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, तो आपके सस्पेंशन या इनवॉइसेस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपना रिस्क जो है वो 9 जगह पे आपने डिवाइड किया होगा। ठीक है, मतलब वो किसी भी ब्रांड की मांग सकता है आपसे। ठीक है, जब आप 9 डिफरेंट ब्रांड्स अगर आप लिस्ट करते हैं, अगर आप एक ही ब्रांड या दो ब्रांड की सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं, आप दो ब्रांड तक मतलब अपने आप को लिमिट किया हुआ अकाउंट को, तो फिर इनवॉइसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ब्रांड हंटिंग के अंदर। दूसरा इसमें ये है कि जो सेलर्स होते हैं उनको हम स्कैन कर लेते हैं, यहाँ से हम सेलर्स निकाल लेते हैं कि जो हमें लगता है कि ये भी ड्रॉप शिपर्स हैं। ठीक है, अब ये सेलर है, इसको हम प्रोडक्ट्स में जाके इसकी प्रोडक्ट्स को चेक कर लेंगे कि कौन सी आइटम्स बेच रहा है।
ठीक है, अब जैसे इसने ये 73 आइटम्स लगाई हैं और हर ये सारे ब्रांड्स हैं जो ये सर सेल आज कर का रहा है। टॉपिक क्या है, टॉपिक का एजेंडा तो बता दीजिए वैसे। तो यहाँ से आप इसके जो ब्रांड्स हैं उनको आप चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा, हर ब्रांड को आप चेक करते जाएंगे, जिसकी सॉफ्ट अप्रूवल मिलेगी उस ब्रांड के ऊपर फिर आप वर्किंग स्टार्ट कर देंगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ठीक है, जब 3 मंथ आपके एज हो जाएगा अकाउंट, फिर उसके बाद आप जैसे ओपन प्रोडक्ट्स को जैसे मर्जी उसको सेट करें, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ थोड़े क्रूशियल होते हैं, तो उसके अंदर आपने एहतियात के साथ जो ब्रांड्स हैं उनको चेक कर लेना है, हर चीज़ को चेक कर लेना है। इसके अलावा एक ही एक्सटेंशन होती है DS Amazon क्विक व्यू के नाम से, वो आपको ये चीज़ शो करवा देती है सेलर के अंदर से। ठीक है, वो बता देगी कि अगर अमेजोन उस पर बैठा है या उसका रैंक वगैरह क्या है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि आप सेलर की ऑर्डर आईडी कॉपी करते हैं। अगर आपने सेलर स्कैनिंग करनी है, आप इस सेलर पे आए, इसकी सेलर ऑर्डर आईडी कॉपी की, आप यहाँ गए ने दोबारा कीपा पे गए, सेलर की आईडी डाली कि अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इस सेलर में से निकालनी है, तो मैं यहाँ से 30,000 अमेजोन में आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा कि मुझे वो सिर्फ आइटम दिखाए जिसपे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो और FB आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, और यहाँ पे आके ये सेलर, यहाँ पे हम इसकी ऑर्डर आईडी डाल देते हैं। अमेजोन आप आउट ऑफ स्टॉक करते हैं, आप FB आउट ऑफ स्टॉक करते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ पे आपका आ जाता है सेलर की ऑर्डर आईडी, जो भी सेलर की आईडी होती है वो आप यहाँ पे सेलर की आईडी डालते हैं। आईडी डालने के बाद फाइंड प्रोडक्ट्स, तो जो भी वो सेलर, जो भी आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से सेलर की प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको निकाल देगा। ठीक है, वो सारी प्रोडक्ट्स आप चेक करके वो गूगल पे आप चेक कर लें। ठीक है, जो भी ड्रॉप शिपर की जो मतलब कि एक निशानी होती है कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है या नहीं है, वो होता है कि वो मल्टीपल ब्रांड्स बेच रहा होता है। अगर कोई और वो डिफरेंट कैटेगरी में सेल कर रहा होगा, कोई वो उसने ग्रोसरी भी लगाई है, बेबी पैम्पर्स भी लगाए होंगे उसने, क्लीनर्स भी लगाए होंगे, फर्नीचर भी लगाए होंगे, जो उसको प्रोडक्ट सस्ती मिलती है ड्रॉप शिपर वो लिस्ट कर देता है। तो जो होलसेलर होगा या वो तो मोस्टली FB कर रहा होगा, अगर वो FBM भी कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक एक ब्रांड का या दो ब्रांड पे, या वो एक नीश के अंदर काम कर रहा होगा कि ये फर्नीचर का होलसेलर है तो वो सिर्फ अमेजोन पे सिर्फ फर्नीचर ही सेल कर रहा होगा। अगर वो ग्रोसरी का है तो वो सिर्फ ग्रोसरी ही सेल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको मिल जाता है उससे। तब जैसे ये सेलर्स है, ये तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें, जैसे ये आर्म एंड हैमर है, विंडेक्स की क्लीनर है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स बेच रहा है बहुत ज़्यादा। तो दैट्स मीन कि ये ड्रॉप शिप कर रहा है, तो हम इसको स्कैन कर लेंगे, स्कैन करने के बाद इसकी प्रोडक्ट्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अम,
जी स्क्रीन शेयर है, सिर्फ थोड़ी देर वेट कर लें। वो लाइट जरा गई है तो अभी जनरेटर ऑन होता है तो फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सर। हेलो। जी जी। जी सर, मैंने पूछना था कि एक एक्सटेंशन है कोई, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो होता है वॉलमार्ट, या यहाँ पे ना वो नाम लिखे आते हैं, वो बता सकते हैं कौन सी एक्सटेंशन है? नाम किस चीज़ के लिखे आते हैं? स्टोर के नाम, सप्लायर के नाम लिखे आते हैं। वो इनविजिबल हैंड है, वो आपको बता देती है कि ये किस सप्लायर से सस्ती मिल रही है। अच्छा ठीक है। ठीक जी। है सर, थैंक यू। अच्छा, ये आपकी हंटिंग का आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंट हेल्थ एंड उसके ऊपर कि अकाउंट हेल्थ को कैसे देखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो होती हैं वो इफेक्ट करती हैं। तो उसमें जो अकाउंट के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें जो होती हैं अकाउंट हेल्थ के अंदर होती हैं। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस होता है, एक पॉलिसी कंप्लायंस है और एक शिपिंग परफॉर्मेंस है। अब इन तीनों के अलग अलग इफेक्ट हैं आपके अकाउंट के ऊपर। अगर आपका कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होता है, जिसको हम ओडीआर कहते हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, इसमें ए टू जी क्लेम आता है, नेगेटिव फीडबैक आते हैं और चार्ज बैक क्लेम्स आते हैं। ये सब टोटल मिला के आपके 1% से नीचे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 ऑर्डर शिप किया है तो उसमें से सिर्फ एक ऑर्डर ऐसा हो सकता है जिसपे ए टू जी आ सके या नेगेटिव फीडबैक आ सके या चार्ज बैक। अगर कुछ भी आता है तो वो आपका 1% पे हो जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो अगर ये आपका डिस्टर्ब होता है, ये मोस्टली अगर 1.5 तक हो तो अमेजोन कुछ नहीं कहता, वो एक आपको ऊपर पॉपअप आ जाता है कि योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। अगर ये उससे ऊपर चला जाता है तो उस पर ये होता है कि एक तो आपकी बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी इफेक्ट होती है, आपके अकाउंट को बाय बॉक्स मिलना बंद हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर ये मुसलसल आते रहें और आप इस पे मतलब ना कर सकें, इसको कंट्रोल ना कर सकें, तो फिर उस पर ये होता है कि आपके सस्पेंशन के भी चांसेस होते हैं, जिसके आपको अपील करनी पड़ती है कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्यों आया था। ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स ऐसे थे जिन पे आ गया, मतलब एक ही आइटम थी जिसके 15 आपने एएसआई मतलब वो ऑर्डर उठाए एक एसएन के, और 15 के 15 पे ऑर्डर डिफेक्ट रेट आ गया, तो उस पर आपका अकाउंट लॉक भी हो जाता है। ठीक है। उसमें मतलब आपकी अकाउंट एक्सेस खत्म कर देता है। वो कहता है कि जी आपने ऑर्डर शिप ही नहीं थे किए, जिसकी वजह से ये सब कुछ आया। तो ये भी इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो इसके डिस्टर्बेंस में ये आता है। लेकिन इसमें मोस्टली कंट्रोल हो जाता है। अगर आपको आ भी जाए तो आप फिर क्या करते हैं कि ब्रेक इवन के ऊपर ऑर्डर्स उठा के तो उसको फिर आप कंट्रोल में ले आते हैं। ठीक है। अगर ऑर्डर डिफेक्टेड की वजह से अपील मांग ले तो उसकी एक सिंपल अपील होती है। वो आगे जब हमारी सस्पेंशन की जब आगे हमारी क्लास आएंगी तो उसमें हम देख लेंगे कि इन सब अपील्स वगैरह कैसे लिखनी है। ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिसी कंप्लायंस है। इसके अंदर जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, आईपी कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, इनऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना इस पे इफेक्ट करती हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन और रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो कि आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकती हैं और इस पर आपका अकाउंट रीइंस्टेट भी कई दफ़ा नहीं होता। ठीक है।
जो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन है, इसमें तो अगर आपको आ भी जाए तो इसमें होता ही है कि आप इनवॉइसेस वगैरह बना के सबमिट करवा देते हैं। वो आगे जब सस्पेंशन हमारी आएंगी तो उसमें हम सारा देख लेंगे कि इनवॉइसेस कैसे बनाते हैं और सब चीज़ें कैसे इसको हेलो टैकल सर, थोड़ा करते हैं। जूम कर दे। सर थोड़ा जूम करें जी मैं कर प्लीज। देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बाकी अगर आपको आईपी कंप्लेन आ जाती है तो उस पर भी अपील होती है, एक जनरल अपील है। आप वो अपील कर दें या ब्रांड को कांटेक्ट करें कि आप रिमूव कर दें, मैं दोबारा सेल नहीं करूँगा, तो वो हो जाता है। इस पे क्योंकि अगर ये आपकी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, अगर जब तक ये गुड पे है तब तक तो कोई मसला नहीं है। अगर ये आपका एट रिस्क आ जाता है अकाउंट, यहाँ पे मिड में ये बाहर आ जाती है, तो फिर आपको इस पे अपील्स वगैरह सबमिट करवानी पड़ती है। ठीक है, अगर गुड पे है, अगर आपको आई भी हुई है तो बेशक अपील ना करें, कोई मसला नहीं। जब एट रिस्क आता है और अमेजोन कहता है कि आपकी अनएड्रेस वायलेशंस हैं, फिर आप उसको अपील करके वो आप उसको क्लियर आउट करवा लेते हैं। इसमें ये होता है कि मोस्टली कस्टमर अगर कंप्लेन कर देता है कि ये मुझे प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं मिली, ये यूके के अंदर बहुत ज़्यादा है, यूएसए में कम है। अच्छा, इसकी जो एक रीज़न है वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट, कई दफ़ा क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट का आपको सिर्फ एक ऑर्डर आया या ऑर्डर भी नहीं आया और उसकी ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ गई। ठीक है, ये सिनेरियो भी आता है। उसकी वजह ये होती है कि अमेजोन फॉर एग्जांपल सेल कर रहा है 30 पाउंड्स पे खुद। तो कुछ स्टूडेंट्स से भी ये हुआ था कि वो क्या करते हैं कि वो ईबे से सोर्सिंग उसकी करते हैं। ईबे के ऊपर मोस्टली जो सप्लायर्स यूके के अंदर हैं वो इनऑथेंटिक चाइनीज आइटम्स बेच रहे हैं सेम ब्रांड की। ठीक है, वहां से वो ईबे पे उनको मिल रही होती है 12 पाउंड की, 13 पाउंड की, और अमेजोन खुद उस प्रोडक्ट को 30 पाउंड पे बेच रहा है, क्योंकि अमेजोन की सोर्सिंग आपको भी पता है वो सबसे लोएस्ट प्राइस है। तो वो जब जाके आप अमेजोन की प्राइस तोड़ के 24 पे या 23 पे बैठते हैं ना, तो अमेजोन का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली इसको ट्रिगर करता है कि ये इतनी सस्ती अगर बेच रहा है तो ये फेक हो, तो उसको ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाती है। इस पे एक ब्रांड है ओरल बी, ठीक है, टूथब्रशेज है। तो अगर वो यूके में आप में से कुछ कर रहा है तो वो ना करिएगा, क्योंकि मोस्टली वो लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं यूके में उसको सेल करते हैं, क्योंकि वो ईबे से बहुत सस्ता मिलता है, 6 पाउंड 5 पाउंड का, और वो अमेजोन पे 15-16 पाउंड का बिकता है। तो लेकिन उस पर ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फेक है। वो ईबे पे जितने सेलर्स उसको बेच रहे हैं वो सारे फेक बेच रहे हैं। तो अगर आप वो बेचेंगे तो वो 100% है कि आपको कस्टमर कंप्लेन आएगी आएगी। ठीक है, तो अमेजोन इस चीज़ को भी ट्रिगर कर रहा होता है कि मैं इस आइटम को खुद 25 की बेच रहा हूँ और एक बंदा आके उसको 18 की या 17 की बेच रहा है, तो वो उस पर भी कस्टमर कंप्लेन पे डाल के वो आपको कंप्लेन भेज देता है। कई दफ़ा ये भी होता है कि कस्टमर्स भी कंप्लेन करते हैं कि कस्टमर्स उनको चैट करके उनके साथ मतलब पिक्चर्स के साथ कंप्लेन कर देते हैं कि ये जो है ऑथेंटिक आइटम ही नहीं है जो सेल की गई है, और ये तो उस पर भी आपको ये आ जाती है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। उसके बाद अच्छा, इस पे जो है, इस पे मेन इफेक्ट जो आता है वो अकाउंट आपको वो कहता है कि अनएड्रेस वायलेशन से उनको एड्रेस करें। अगर आप कर देते हैं तो ठीक है, वरना ये जो आपके अकाउंट पे रहती हैं ये 180 डेज तक रहती है। ठीक है, इसका जो इफेक्ट रहता है वो 180 डेज रहता है, कस्टमर सर्विस का 60 डेज रहता है। उसके बाद शिपिंग परफॉर्मेंस है। शिपिंग परफॉर्मेंस का जो आपके अकाउंट पे इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपका जो टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना टाइम फ्रेम 3 to 5 डेज सेलेक्ट किया हुआ है और हैंडलिंग टाइम 2 डेज है, तो वो टोटल आप कह लें 7 डेज है। तो लेकिन जो आप अमेजोन पे जो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हुई होती है, जो वहाँ पे डिटेल पेज पे जो शो हो रहा होता है वो आपको 15 डेज का टाइम फ्रेम दिखा रहा होगा या 17 डेज का टाइम फ्रेम दिखा रहा होगा, जबकि आपका ओरिजिनल टाइम फ्रेम वो 7 डेज होना चाहिए। तो जब आपको ये डिस्टर्ब होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो इफेक्ट जाता है कि वहाँ पे कस्टमर को आपने डाला कुछ होता है, मतलब आपने फास्ट शिपिंग दी हुई है, 3 डेज की भी दी हुई है, तो वहाँ पे वो 12 दिन दिखा रहा होगा कि 12 दिन बाद मिलेगी। जैसे अगर आज मई 13 है या 12 है तो वो शो करा रहा होगा 27 मई को डिलीवर होगा, जबकि वो होना 16 या 17 मई को चाहिए आपकी शिपिंग सेटिंग के हिसाब से। उसकी मेन रीजन होती है ये चीज़ जब आपकी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, लेट शिपमेंट रेट है ये 7 डेज का है। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट भी 7 या 10 डेज इसका इफेक्ट रहता है। वीटीआर है, वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये आपका इफेक्ट इसका रहता है 30 डेज का, 30 डेज का काउंट करता है। वीटीआर आपका 95% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप कहीं मुसलसल नीचे ही रहता है, आप उसको अपडेट नहीं करते, तो उस पर जिस कैटेगरी के अंदर ये नीचे होता है वो कैटेगरी अमेजोन ब्लॉक कर देता है, उस कैटेगरी में फिर आप सेल नहीं कर सकते। वीटीआर का ये इफेक्ट आता है। अगर वो लेकिन अपील होती है, वो अपील आप करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वीटीआर अपडेट आपने जो करना होता है, आप व्यू डिटेल्स में जाते हैं, ये है वैलिड ट्रैकिंग रेट।
यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है जिसपे वो सारा बता देता है कि ये ऑर्डर्स की वैलिड ट्रैकिंग रेट खराब है, आप फिर उसकी अपडेट कर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स में जाके। ये चीज़ें हैं जो इफेक्ट आपके अकाउंट को उसमें आपको चेक करना होता है सब अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, जो मेन चीज़ है अकाउंट हेल्थ की। उसके अलावा फीडबैक है, A to Z गारंटी क्लेम्स हैं। फीडबैक के अंदर अगर कोई फीडबैक कस्टमर ने लगा दिया है तो वो अगर तो उसके अंदर कोई उसने प्रोडक्ट का रिव्यू दिया है तो वो तो रिमूव अमेजोन कर देता है, ठीक है, या उसने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो अमेजोन कर देता है रिमूव। इसके अंदर एक अगर आपने कस्टमर को रिफंड इशू करती है, ठीक है, और रिफंड इशू करने के बाद उसने अगर आपको नेगेटिव फीडबैक दी है तो उस सिनेरियो में अगर आप ऑटोमेटिकली उसको करेंगे तो अमेजोन रिमूव नहीं करेगा, तो उस पर आप केस ओपन कर लें अमेजोन के साथ। टू द पॉइंट उसमें 2 से 3 लाइनों में लिखें कि ये कस्टमर का नाम है, ये ऑर्डर नंबर है, ये मैंने कस्टमर को डिलीवर भी हो गया था, कस्टमर ने मुझसे रिफंड मांगे, मैंने रिफंड भी दे दिया और कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया जो कि गलत है, इसको रिमूव करें, तो वो रिमूव कर देते हैं अगर आपने रिफंड पहले दिया होगा, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर वो रिमूव हो जाता है। अगर मोस्टली कस्टमर्स के जो फीडबैक्स होते हैं वो होते हैं कि नॉट रिसीव द पार्सल या डिडंट रिसीव द पार्सल, तो अगर वो ट्रैकिंग नंबर शो कर रहा है कि ये पैकेज डिलीवर्ड है और कस्टमर ने आपसे कांटेक्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट फीडबैक दे दिया, उस सिनेरियो में भी आप केस ओपन करके वो रिमूव करवा सकते हैं कि ये ट्रैकिंग नंबर है, ये फलां दिन कस्टमर को डिलीवर हो गया था, कस्टमर ने हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया कि मुझे पैकेज नहीं मिला और सीधा नेगेटिव फीडबैक दे दिया जो कि गलत है, जो मेरे अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, आप रिमूव करते हैं तो अमेजोन की टीम उसको रिमूव कर देती है, ठीक है। इन सिनेरियोज में नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो जाता है। फेक ट्रैकिंग में केस यूके में, यूएसए में? यूएस में एक तो ये है कि फेक ट्रैकिंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आपने डाली भी हुई है तो उस पर आप केस ओपन कर सकते हैं। केस आप ओपन कर सकते हैं अगर वो शो करवा रहा है, अगर वो टाइमिंग्स के साथ आपकी जो भी शिफ्ट डेट के साथ मैच हो रहा है तो फिर उस सिनेरियो में। लेकिन फेक ट्रैकिंग रिकमेंडेड नहीं है, उसका आपको सोल्यूशन A2A में, क्योंकि मोस्टली आपको फेक ट्रैकिंग चाहिए होती है तो वो सेजल के थ्रू आप उसका पोस्ट कार्ड बाय करके तो वो आप भिजवा देते हैं। तो इस वक्त ज़ेबल भी वर्क नहीं कर रहा। सेजल का क्या इशू आ रहा है? ठीक है, वाला ऑर्डर कैंसिल कर दो। आप करंट के 2 दिन पहले की बात बताओ। एटसी ट्राई करें, एटसी से, क्योंकि एटसी से भी पोस्ट कार्ड मिल रहे हैं और ईबे पे भी कुछ सप्लायर्स बैठे हैं जो पोस्ट कार्ड आपको देते हैं। यूके के अंदर, क्योंकि यूके के अंदर भी रिसेंटली जो है वो A2A की वायलेशन स्टार्ट हो गई हैं, और यूके के अंदर आप अमेजोन की ट्रैकिंग ना डालें, उसके अंदर ये है कि आप जो खुद से बना के ट्रैकिंग डाल लें, रॉयल मेल की वो बनानी आती है आपको, बताएं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ब्रांड है, ये होम डिपो पे बहुत पड़ा है, ये होम डिपो का अपना नहीं है, होम डिपो पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट को खोलूंगा, इसके सप्लायर चेक कर लूंगा, सप्लायर खोल के उसकी, क्योंकि जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं ना, आपको पता होता है कि होम डिपो पे किस तरह की लिस्टिंग्स हैं, वो लगाने का तरीका है, वो 2 ब्राउजर, वो तो पहले ऑर्डर पे ना, और ये भी कहा था कि लोग टाइप करके दोबारा चेंज करें अपने कार्ड वो दो ब्राउजर्स के साथ उन्होंने बताया होगा, एक ब्राउजर पे करके दूसरे ब्राउजर पे ऐड टू कार्ट करके फिर लगाएं, वो तो फर्स्ट ऑर्डर आप लगाते हैं ना। सेकंड ऑर्डर में हमने कहा था अगर 10 ऑर्डर के बाद आपको फिर भी कंसर्न कर रहा है तो आप जो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह है वो टाइप करें दोबारा, उसकी सेटिंग में जाएं फिर भी आपको वो चीज हम प्रोसेस तो हो जाते हैं, वो मतलब वो काफी पेस्ट नहीं करता। क्लाइंट से एक बनाओ चार्जेस उसमें आप आओ, उसमें टेस्ट करो, अगर 5-7 ऑर्डर हो गए उसके बाद दोबारा फिर उसका वो पिच है उसमें वो आ जाता है उसका, उसमें दोबारा, लेकिन उसका चार्जेस खुद ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो? क्या है एरर, क्या है? पासवर्ड वगैरह ठीक है? डिलीट करके दोबारा चेक कर लें उसको, दोबारा बनवा लें, कोई ना कोई उसमें बग आया हुआ है, कोई इशू, मुझे आता नहीं है, मोस्टली नहीं आता। सर यूएस के एक साथ कोई और अनक्वालिफाइड बाय सप्लायर बॉक्स में जी एक बंदा पूछ ले। सर, ये अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स में प्राइस वॉर किस तरह से करते हैं?
प्राइस वॉर उसके अंदर रीप्राइसिंग टूल से ही कर लें, उसमें जो भी लोएस्ट बैठा होगा उसी को ऑर्डर्स आते हैं, वो लोएस्ट आप कर लें उस पे। अनक्वालिफाइड में अनक्वालिफाइड में वो रीप्राइसिंग टूल लग जाता है उस पे। सर यूके में सर। आप रिकमेंड करते हैं A2A करे कि ना करे? जी अभी ना करें, करने हैं तो वो ट्रैकिंग जरा दूसरी डालें। जी शरोज सही। हेलो सर। जी जी बताएं। सर ये न्यू अकाउंट पे लगा सकते हैं रिप्राइजर टूल प्राइस वॉर के लिए? न्यू अकाउंट न्यू लिस्टिंग क्या लगा सकते हैं? जो रिप्राइजर टूल है जो। जी जी बिल्कुल, न्यू अकाउंट पे आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी एक तो ना हैंड रेज करके फिर करें ताकि वो सबको आए, वो डिस्टरबेंस होती है। जी ये मोती आनी हिना। सर मुझे बस रिगार्डिंग इनवॉइस का पूछना था, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था सर, मुझे क्लास होगा उसका। हो गया आपका क्लियर क्वेश्चन? जी जी हो गया सर। जी सना सत्तार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने लास्ट टाइम सर से पूछा था कि रिटर्न एड्रेस जो अमेज़ोन पे हम देते हैं, क्योंकि सप्लायर्स मोस्टली इस तरह करते हैं कि वो हमारे उस एड्रेस पे ही हमें रिटर्न कर देते हैं। तो अगर तो क्लाइंट है या कोई यूएसए में है, वेयर हाउस है, फिर तो वो हैंडल हो जाएगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की डिटेल से वो बनाते हैं, रिटर्न एड्रेस भी हमारा इधर का ही है या उधर का है, कुछ भी हमारे पास हैंडल करने के लिए कोई बंदा नहीं है, देन हम क्या करेंगे उस रिटर्न का? जी रिटर्न के अंदर ये होता है कि वो ऑटो ऑथोराइज रिटर्न करता है। उसमें मैं आपको टिप दे देता हूँ कि उसमें पाकिस्तानी रिटर्न एड्रेस डाल दें तो वो ऑटो ऑथोराइज नहीं होगा। जब ऑटो ऑथोराइज नहीं होगा तो कस्टमर आपको मैसेज करेगा, जब कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो आप सप्लायर को कहें कि रिटर्न करवाना है, सप्लायर से लेबल लेके डायरेक्ट कस्टमर को भेज दें, वो डायरेक्ट सप्लायर को रिटर्न कर देगा कस्टमर। सर काइंडली रिपीट कीजिएगा। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसमें जो रिटर्न एड्रेस है वो आप पाकिस्तान का डाल दें। अच्छा ठीक है जी, रिटर्न एड्रेस अपना पाकिस्तान का डाल दें। जब आप पाकिस्तान का एड्रेस डालेंगी तो वो अमेज़न ऑटो ऑथोराइज रिटर्न नहीं करेगा। जब अमेज़न ऑटो ऑथोराइज रिटर्न नहीं करेगा तो कस्टमर आपको मैसेज करके कहेगा कि मैंने रिटर्न